नमस्कार, गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी तक हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वह नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम अभी तक भावों के विषय में बात कर चुके हैं, प्लैनेट्स के विषय में बात कर चुके हैं, हम राशियों के विषय में बात कर चुके हैं और उनके ग्रहों के कारकत्वों के विषय में भी बात कर चुके हैं। वर्तमान में हम जिन ग्रहों की बात कर रहे हैं वह राहु और केतु हैं। राहु और केतु के बारे में अभी तक हमने जितना भी जाना है या समझा है वह यही समझा है कि यह दोनों प्लैनेट्स जो होते हैं वह रेट्रोग्रेड या वक्री स्थिति में चलते हैं। इसी कारण से यह पूरे चार्ट या यूं कहें आपकी कुंडली का बैलेंस बनाने का कार्य करते हैं। अभी तक आपने राहु और केतु के बारे में जो सुना होगा वह यही होगा कि राहु जहां एक और आपको चीजों से बांधने का कार्य करता है अर्थात आपको उम्मीद देता है, वहीं केतु आपको मुक्त कराने के लिए रहता है। केतु वहीं इसी कारण से यह दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, अर्थात राहु आपको इस मृत्युलोक में रोक कर रखना चाहता है, वहीं केतु जातक को शीघ्र अतिशीघ्र मुक्त कराना चाहता है। इसीलिए जब केतु किसी स्थान पर पहुंचता है या किसी ग्रह के ऊपर से गोचर करता है तो उससे संबंधित कारकत्वों में कमी आने लगती है या फिर वह चीजें जातक से दूर होने लगती हैं। यही कारण है कि केतु को मोक्ष का कारक भी कहा गया है। आज हम आपसे जिन विषयों में बात कर रहे हैं वह राहु और केतु के बारे में है, क्योंकि कहा जाता है कि जहां प्रत्येक ग्रह का कोई ना कोई अंत होता है वहीं इनका कोई अंत और आरंभ दोनों ही नहीं होता है, अर्थात ना तो इनका कोई आदि है ना ही कोई अंत है। इसी कारण से ये अनंत हैं, इन्हें छाया ग्रह भी कहा जाता है। तो अब चूंकि इन ग्रहों के विषय में बात हो रही है जो कि अंत हैं या अनंतहीन हैं, उन ग्रहों की जब बात होगी तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, किंतु जितनी हमें जानकारी मिली है इन ग्रहों के बारे में उसमें शायद यह वीडियो भी कम पड़ेगा। अभी हम आपको बहुत संक्षिप्त में इनके विषय में बताने का प्रयास करेंगे। आज हम राहु और केतु के बारे में उन बातों को जानेंगे जो आपने अभी तक शायद नहीं सुनी होंगी, क्योंकि आज तक आपने यही सुना है कि राहु और केतु चीजों को खराब करने का प्रयास करते हैं या फिर चीजों को खराब करते हैं। ये दोनों वक्री स्थिति में चलते हैं और बुरे समझे जाते हैं, पर वास्तविकता में ये बुरे क्यों होते हैं और हमारे उन ऋषि मुनियों ने इन्हें बुरा क्यों बताया है, आइए आज इसे समझने का प्रयास करते हैं। कई जगह पर यह बताया गया है कि राहु और केतु का कोई अस्तित्व नहीं है, यह केवल एक इमेजिनरी प्लैनेट या फिर छाया ग्रह हैं, किंतु हमें ऐसा लगता है कि यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि यह कुंडली में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, मतलब इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। यही कारण है कि किसी जातक के जीवन को पूरी तरह से बदल देने में यह दोनों ग्रह पूरी तरह से सक्षम हैं। तो जब ऐसा हो सकता है कि कोई दो ग्रह पूरी कुंडली को बदल दें तो ऐसी स्थिति में जरूर उनमें कुछ ना कुछ तो विशेष होगा। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो राहु होता है वह आपके पूर्व जन्म के कर्मों को प्रदर्शित करता है, वहीं केतु जो होता है वह यह बताता है कि कौन सी इच्छाएं आपकी अधूरी रह गई होंगी। यह दोनों मिलके आपके जो लग्न कुंडली होता है उसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह दोनों ही ग्रह आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि राहु और केतु विपरीत स्थिति में चलते हैं अर्थात वक्री स्थिति में होते हैं, और यह एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करने के लिए लगभग 1.5 वर्ष का समय लेते हैं, मतलब 1.6 ईयर। यह ग्रह अपना सर्वाधिक प्रभाव तब देते हैं जब यह किसी राशि में प्रवेश करते हैं, मतलब इनका प्रभाव आपको कब मिलेगा यह आप इससे जान सकते हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा में कस्पल कहा जाता है, वहीं हिंदी में इसे भाव मध्य कहा जाता है। यदि आप गूगल पर से सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि भाव मध्य वह जगह होती है या राशि में उस स्थान को कहा जाता है जब कोई प्लैनेट मतलब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है
तो उस दौरान यानी कि जो राशि में प्रवेश करने के दौरान और राशि से छोड़ने के दौरान जो परिवर्तन आते हैं जीवन में, यह भाव मध्य समय होता है। और यही कारण है कि कोई भी ग्रह अपना सर्वाधिक संपूर्ण फल इसी समय देते हैं। वैसे राहु और केतु के बारे में भी यही कहा जाता है कि जब यह अपनी एक राशि छोड़कर किसी दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तब अपना फल देते हैं। और इसके अतिरिक्त अपना संपूर्ण फल कब देते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे कि जुपिटर या फिर गुरु के प्रत्येक राउंड या फिर जो 12 राशियों में एक चक्र जो स्थापित होता है उसमें किस तरह से गुरु अपना प्रभाव देते हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से आप गुरु के गोचर के अनुसार यह तय कर सकते हैं कि कौन सी राशि कब घटित होगी, अर्थात किस राशि में बैठा ग्रह क्या फल देगा। यह आप बड़ी आसानी से अपने गुरु के गोचर के अनुसार देख सकते हैं। अब अभी तक हमने जहां तक जाना था वह ये जाना था कि राहु और केतु दोनों वक्री स्थिति में चलते हैं। दोनों एक राशि में तकरीबन 1.5 साल तक या 18 महीनों तक रहते हैं। वहीं यह दोनों जो होते हैं वह जीवन में परेशानियां लाने का कार्य करते हैं। किंतु राहु और केतु हैं क्या, आज वास्तविकता में अब हम यह समझते हैं। राहु और केतु जो होता है वह आपका परिवार होता है, क्योंकि राहु यहाँ दादा को कहा गया है और केतु यहाँ नाना को कहा गया है। आप में से लगभग सभी जानते होंगे कि हमारा परिवार केवल 2 ही लोगों से बनता है, एक पिता और एक माता। क्योंकि पिता के रिश्तेदार जो होते हैं वह हमारी पेरेंटल फैमिली कहलाती है और माता की जो परिवार के होते हैं वह हमारी मैटरनल फैमिली कहलाती है। तो हमें जन्म यही 2 लोग मिलकर देते हैं, एक पिता और एक माता। और केतु यहाँ पर नाना होते हैं जिन्होंने माता जी को जन्म दिया होगा, वहीं राहु यहाँ दादा होते हैं जिन्होंने पिताजी को जन्म दिया होगा। तो इस तरह यह हमारी फैमिली को बनाने वाले 2 ग्रह हैं जो हमारे परिवार को शुरू करने में मदद करते हैं। तो यहाँ राहु और केतु मिलकर आपके परिवार का निर्माण करते हैं। फिर अब यहाँ पर एक बात और समझिए कि आपकी कुंडली में राहु और केतु कहाँ विराजमान है। अर्थात मान लेते हैं कि राहु एरीज या मेष राशि में है, वहीं केतु लिब्रा या तुला राशि में होगा। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों वक्री स्थिति में गोचर करते हैं। तो जब 18 साल में इनका गोचर होगा तो होगा यह कि जहां एक और राहु चीजों से जोड़ने का प्रयास करेगा मेष राशि से मीन राशि, फिर कुंभ राशि, फिर मकर राशि, धनु राशि, वृश्चिक राशि से होता हुआ आपकी तुला राशि तक पहुंचेगा। और वहीं दूसरी ओर केतु इन सब चीजों से आपको अलग करता जाएगा। जो चीजें आपकी कन्या राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि से जुड़ी होंगी। अर्थात इन ग्रहों में, इन राशियों में जो प्लैनेट्स या ग्रह बैठे होंगे, केतु उन सभी के कारकत्वों से आपको मुक्त कराता हुआ चला जाएगा, मतलब उन सब से आपको दूर कराता हुआ चला जाएगा। वही राहु दूसरी ओर जो होगा वह आपकी दूसरी तरफ की राशियां जो होंगी, जो कि होंगी मीन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, मीन राशि, धनु राशि, वृश्चिक राशि, इन सब से आपको जोड़ता चला जाएगा। अर्थात इस तरफ जो ग्रह होंगे उन्हें कहीं ना कहीं आपके साथ संलग्न करता चला जाएगा। तो इस तरह से आपकी कुंडली में यह ग्रह किस स्थिति में बैठे हुए हैं यह बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अर्थात यह अगर ऐसी स्थिति में यदि राहु तुला राशि में हो और केतु आपका मेष राशि का हो तो इस स्थिति में उल्टा होगा। अर्थात आपकी वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि में जो ग्रह बैठे हुए हैं उन सभी कारकत्वों से आपको राहु जोड़ता हुआ चल जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो बैठे हुए हैं ग्रह उनसे केतु आपको दूर करता चला जाएगा। तो इन ग्रहों की उपस्थिति आपकी कुंडली में किस तरह से रखी है यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु जो होता है वह परेशानियां देता है, वह थोड़ा सा परेशान जरूर करता है, वह थोड़ा सा दुख भी देता है,
किंतु वह कभी भी किसी भी स्थिति में आपको उन चीजों से दूर नहीं करता। वहीं केतु भले ही कुछ भी हो, किंतु वह उन चीजों से आपको दूर कर देता है। इसलिए केतु एक सांसारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं समझा जाता है। यह उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा होता है जो लोग इस संसार को त्याग कर कहीं दूर जाना चाहते हैं या फिर संन्यास लेना चाहते हैं। यही कारण है कि केतु को मोक्ष का कारक भी कहा गया है और इसे अंत के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि राहु और केतु जो होती हैं वह आपके परिवार होता है। इसी कारण से जब बहुत सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य आ जाते हैं तो इसे काल सर्प दोष कहा जाता है। वास्तविकता में हम समझाते हैं कि इसे काल सर्प दोष क्यों कहा जाता है, क्योंकि मान लीजिए कि जो ग्रह हैं वो सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य आ गए हैं, किंतु कोई एक ग्रह या दो ग्रह उस जो काल सर्प जो सर्कल है राहु और केतु का जो सर्कल है उससे बाहर चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह से संबंधित कारकत्वों की जातक को नहीं प्राप्त होंगे, या यूं कहें कि उन्हें प्राप्त करने के लिए जातक को कड़ा परिश्रम करना होगा, क्योंकि वह परिवार से बाहर चले गए हैं। जिस परिवार में जातक है उस परिवार से वह दूर हो गए हैं। यही कारण है कि हमने जिन कुंडलियों का विश्लेषण किया था उनमें कुछ ऐसे भी कुंडलियां थी जो कि जातक अल्प आयु थे। तो उन कुंडलियों का यदि आप विश्लेषण करें तो आपको पता चलेगा कि जुपिटर जो कि जीव कारक कहा गया है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में इसे जीव कारक बताया गया है। तो जुपिटर जो है या गुरु जो ग्रह जो है वो राहु और केतु के उस सर्कल से बाहर आ चुके हैं। तो इस स्थिति में ये जातक जो है वह अल्प आयु हो जाता है, अर्थात उसे परिवार से अलग कर दिया गया है। इसी का तरह से यदि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में यदि राहु और केतु के बाहर मंगल आ जाता है तो यह माना जाता है कि इस जातक के भाई बहन नहीं होंगे, या होंगे तो सौतेले भाई बहन रहेंगे। वहीं यदि शुक्र बाहर आ जाए तो माना जाता है कि इसकी जो बहन होगी वह नहीं होगी या फिर सौतेली बहन रहेगी। इसी प्रकार से क्योंकि वह जो राहु केतु ने जिन जो सारे ग्रहों को अपने अंदर बांध रखा है वह सारे उसके परिवार के सदस्य हैं और वह उन सदस्यों को छोड़कर अलग चला गया है। वह ग्रह उन परिवार के सदस्यों को छोड़कर अलग चला गया है, तो उससे संबंधित कारकत्वों में कमी हो गई, क्योंकि राहु केतु उन्हें अंदर आने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो आप जिस भी डाटा बैंक में जानते हैं यदि आप उसमें रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि जिन लोगों जो लोग अल्प आयु हैं उन सभी कुंडलियों में आप देखेंगे कि ग्रह जो जुपिटर है जो जीव कारक होते हैं वह राहु और केतु के सर्कल से बाहर आ चुके हैं। इसी तरह से फीमेल्स की जो कुंडलियां हैं या स्त्रियों की जो कुंडलियां हैं उन कुंडलियों में आप देखेंगे कि शुक्र जो है जो कि अल्प आयु स्त्रियों की कुंडलियां हैं उसमें आप देखेंगे कि राहु और केतु से वीनस, क्योंकि जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें शुक्र या वीनस से जो होता है वो स्त्री को देखा जाता है, तो आप देखेंगे कि उन जो कुंडलियों में वीनस या फिर शुक्र इस घेरे से बाहर आ गए हैं। यदि यह पुरुष की कुंडली में हो तो ऐसी स्थिति में उसे विवाह को लेकर काफी समस्याएं होती हैं, धन को लेकर, जिन भी चीजों का कारक शुक्र है उन सभी चीजों को लेकर परेशानी होती है। यही कारण होता है कि जब कोई सारे ग्रह जो काल पुरुष का, अगर आप हमारा एक वीडियो देखेंगे जिसमें हमने काल सर्प दोष के बारे में बताया है, काल सर्प दोष कई प्रकार के होते, लगभग 12 प्रकार के होते हैं। तो उन दोषों के बारे में जब हम बता रहे हैं तो उसमें हमने बताया है कि जिनकी भी कुंडलियों में काल सर्प दोष पाया जाता है उन लोगों को जीवन में वह आगे बढ़ने में बहुत समस्या रहती है। उन्हें जीवन में कारण यह बनता है कि वह अपने ही परिवार में उलझ कर रह जाते हैं, क्योंकि राहु और केतु जो होते हैं वो ग्रहों के बीच में एक जो घेरा डाल देते हैं जो उन्हें बाहर नहीं जाने देते हैं अपने घेरे से। तो इस स्थिति में होता यह है कि उस व्यक्ति को अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसे बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में यह भी माना जाता है कि यदि राहु और केतु के जो
काल सर्प दोष बन रहा है, जिसे काल सर्प योग भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये जो बन रहा है, यदि इससे जुपिटर या फिर गुरु ग्रह जो है वो बाहर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि इस व्यक्ति को बगैर किसी मतलब यह व्यक्ति जो होता है वह बगैर किसी एम के या फिर जिसे कहते हैं लक्ष्य के, बगैर किसी लक्ष्य के भटकता रहता है और कई सालों तक भटकता रहता है। कब तक भटकता रहता है? जब तक कि वह उस घेरे के अंदर ना चला जाए, गोचर के दौरान वह उस गोचर के अंदर ना चला जाए, तब तक वह बिना किसी कार्य के भटकता रहता है। तो इस स्थिति में राहु और केतु जो होते हैं वह आपकी फैमिली का निर्माण करते हैं या फिर आपके परिवार का निर्माण करते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में यदि राहु और केतु के बाहर जो, जैसे कि हमने आपको बताया, मार्स या मंगल जो ग्रह होता है वह हमारे ब्रदर को या फिर हमारे भाइयों को, हमारे सिबलिंग्स को प्रदर्शित करता है। तो ऐसी स्थिति में यदि मंगल इस घेरे से बाहर है तो इस स्थिति में हो सकता है कि उस जातक का स्टेप ब्रदर या फिर सौतेला भाई हो। किंतु यदि उसका स्टेप ब्रदर भी नहीं है, सौतेला भाई नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह तो अवश्य होगा कि वह जो भी ब्रदर होगा उनका, वह उनके घर में एक ब्रदर जो होगा वह पूरी फैमिली के अगेंस्ट होगा, मतलब वह फैमिली को पसंद नहीं करता होगा। तो यही स्थिति में यदि शुक्र बाहर हो तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में शुक्र से बहन भी देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बहन होगी वो कहीं ना कहीं फैमिली के जो रूल्स होंगे उनके अगेंस्ट में होगी या फिर सौतेली बहन हो सकती है। तो अभी तक हमने जहां तक समझा, हम राहु के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं, पर वास्तविकता में राहु क्या होता है? क्योंकि राहु आपकी कुंडली में अवश्य होगा। आप किसी भी दिन जन्मे हो, किसी भी साल जन्मे हो या फिर आप कहीं भी जन्मे हो, आपकी कुंडली में राहु अवश्य पाया जाएगा। तो राहु प्रारंभ है। एक तथ्य के अनुसार राहु यदि उस राशि के स्वामी के साथ बैठ जाए जिस राशि में वह विराजमान है, तो इस स्थिति में इंसान की कुंडली में कोई से राजयोग हो या ना हो, वह ऊपर की ओर ही उठता चला जाता है। अर्थात मान लीजिए कि राहु तुला राशि में शुक्र के साथ विराजमान हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुंडली में कोई ग्रह अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है। अकेला राहु ही इंसान को ऊपर उठाने में पूरा मदद कर देगा। फिर वह इंसान भले ही अच्छे रास्ते से ऊपर उठे या बुरे रास्ते से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहु एक भ्रम है, वह किसी वस्तु या भाव को बहुत बड़ा कर दिखाता है। इसी कारण से राहु को आईना भी कहा जाता है। तो आपके घर का जो आईना होता है वह राहु ही होता है, क्योंकि आईना किसी भी चीज को दुगना कर देता है, या यूं कहें कि वह उसे अनंत तक बांट सकता है। आप आईनों के सामने अगर आईना रख दें तो इस स्थिति में अनंत हो जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं होगा। राहु का भी कोई अंत नहीं होता है। इसी कारण से लग्न में राहु परेशानी दे रहा हो तो आईने में अपना प्रतिबिंब देखें या अक्स देखकर उसे दान कर देना चाहिए या फिर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ देना चाहिए। इससे इंसान के शरीर में जो लग्न में बैठा राहु है वह बहुत हद तक परेशानियों को कम कर देगा। वैसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कई सारी चीजें बताई गई हैं राहु के बारे में, उनमें से ही कुछ हम आपको बताते हैं। जैसे कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को भावना कहा गया है, जो हमारे इमोशंस का कारक होता है। दूसरी बात, हमारे रोने का भी कारक चंद्रमा ही होता है, क्योंकि हमारी भावनाएं होती हैं जो हमें हंसाने या रुलाने का काम करती हैं। तो और राहु जो होता है वह आईना होता है। तो ऐसे लोग जब आईने में देखकर खुद को देखते हैं तो ज्यादा रोते हैं। इसी कारण से हमारे पुराने समय में हमारे पूर्वजों का कहना था कि रोते समय आईने में नहीं देखा जाता, क्योंकि यदि आप आईने में देखकर रोएंगे तो आप ज्यादा रोने लगेंगे। और ऐसे लोगों का जिनकी कुंडली में चंद्रमा या राहु किसी भी तरह से जुड़ रहे हो, तो ऐसे लोग अक्सर आईने में खुद को देखकर रोने लगते हैं या ज्यादा रोते हैं। इसी प्रकार नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में
मंगल को क्रोध कहा गया है या उसे शरीर भी बताया गया है, क्योंकि मेष राशि है। मेष राशि से लग्न देखा जाता है और लग्न से ही शरीर देखा जाता है। शरीर को कोई भी कष्ट हो तो वह लग्न से ही देखा जाता है। तो इस स्थिति में मंगल जो है वो शरीर भी है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनमें मंगल कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है या बहुत अच्छी स्थिति में होता है। इसी कारण से वह बॉडी बिल्डिंग करना पसंद करते हैं। तो अब यहाँ देखिए, मंगल और प्लस राहु यदि किसी की कुंडली में हो तो ऐसे लोग जो होते हैं गुस्सैल स्वभाव के तो बहुत होंगे, क्योंकि राहु हर चीज को बढ़ा देगा। तो यह गुस्सैल स्वभाव के तो बहुत होंगे, साथ ही आईने में अपनी बॉडी को देखकर बड़े खुश होते हैं और इसी अहंकार में ये लोग दूसरों के साथ विवाद भी करते रहते हैं। तो पुराने समय में जो लोग कहते थे वो गलत नहीं कहते थे, वह पूरी तरह से सत्य था। अब शुक्र खूबसूरती कही गई है, वहीं राहु आयना है। तो जिनकी कुंडली में शुक्र प्लस राहु हो या फिर राहु का संबंध किसी भी तरह से शुक्र से बन रहा हो, वह शुक्र की राशि में हो, शुक्र के नक्षत्र में हो, शुक्र राहु के नक्षत्र में हो, त्रिकोण में हो या फिर उसके साथ युक्ति कर रहा हो, तो ऐसे लोग आईने में खुद को देखना बहुत पसंद करते हैं या फिर इनके बेडरूम में आईना होता है। किंतु शुक्र और राहु का युक्ति अच्छी नहीं समझी जाती है, क्योंकि शुक्र जो होता है स्त्री कारक होता है और राहु जो होता है वह भोग होता है। वह किसी चीज के लिए उम्मीद जगाता है या फिर संभावनाएं तलाश करने को कहता है। तो ऐसी स्थिति में यदि शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो इंसान स्त्री के प्रति आसक्त हो जाएगा या फिर धन कमाने के प्रति आसक्त हो जाएगा। इसी कारण से पुराने समय में कहा जाता था कि बेडरूम में आईना नहीं होना चाहिए। वास्तु के हिसाब से भी ये गलत होता है, क्योंकि जब आपके बेडरूम में आईना होता है तो आप शुक्र और राहु की युक्ति करा देते हैं और कारण यह बनता है कि इससे घर के लोगों का चरित्र खराब होने लगता है। अब शनि और राहु, शनि जो और प्लस राहु जो होते हैं इन्हें शापित पितृदोष भी कहा जाता है, क्योंकि यदि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की माने तो वहां इसे शापित पितृदोष कहा गया है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में इसे ऐसे नहीं कहा जाता है। शनि से पुराना या टूटा हुआ देखा जाता है, क्योंकि शनि को सबसे वृद्ध बताया गया है। इसी कारण से जिनके चौथे भाव में शनि विराजमान हो ऐसे लोग अक्सर पुराना मकान खरीदना पसंद करते हैं, या फिर इनको मकान देरी से मिलता है तो पुराना मकान लेते हैं, या फिर टूटा फूटा होता है तो शनि से पुराना या टूटा फूटा देखते हैं। तो फिर राहु आयना होता है। तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली में शनि और राहु दोनों एक साथ विराजमान हो, ऐसे लोग अक्सर टूटे हुए आईनों में अपना चेहरा देखते हैं। तो हमें आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि शापित पितृदोष यदि किसी की कुंडली में हो तो ऐसी स्थिति में इंसान का जीवन इतना सुखमय भी नहीं होगा कि वह ऐशो आराम से किसी बंगले या गाड़ी में घूमे। मे बी आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यह संभव है, हमने कुछ कुंडलियां देखी हैं। मैं मानता हूं कि आप सही कह रहे होंगे, किंतु हो सकता है कि उस कुंडली को बनाने में कहीं कोई त्रुटि हो रही हो, अर्थात उनके समय में कोई फेर हो। तो अब हम विषय से ना भटकते हुए आपको बताते हैं कि शनि जो होता है वह पुराना या टूटा हुआ होता है और राहु आईना बताया गया है। तो इस स्थिति में जिनकी कुंडली में शनि और राहु का योग होता है ऐसे लोग अक्सर टूटे हुए आईनों में अपना चेहरा देखते हैं। इसी कारण से पुराने जमाने में टूटे हुए आईनों को रखना अच्छा नहीं समझा जाता था। आप यदि देखें तो पुराने जमाने में लोग विशेषकर यह कहते थे कि आपके घर में टूटा हुआ आईना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे तुरंत फेंक देना चाहिए। उनके पीछे कारण यही होता था कि उस टूटे हुए आईने में कहीं ना कहीं शनि और राहु दोनों की दोनों ही युक्ति हो जाती थी। अब इस बात को आप उन पुराने महलों से जोड़कर देखिए जिन लोगों ने या जिन राजाओं ने अपने लिए शीश महल बनवाए थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको इंदौर शहर, इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है, वहां देखने को मिलेगा। क्योंकि जिन लोगों ने इस तरह के मंदिर या फिर महल बनवाए थे जिनमें टूटे हुए शीशों का उपयोग किया गया था, तो आप देखेंगे कि वह सभी लोग एक समय के बाद धीरे 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 कर कंगाल होते चले गए और उनका परिवार रोड पर आ गया, क्योंकि शनि और राहु शापित पितृदोष दर्शाते हैं। तो उनके कर्म कुछ ऐसे हुए
कि जब उन्होंने इस तरह का जो महल बनवाए जिनमें छोटे छोटे कांच के टुकड़े लगा लगा कर और उस महल को सजाया गया था, वह धीरे धीरे करके बर्बाद हो गए। यही कारण है कि पुराने समय में लोग इसे अच्छा नहीं समझते थे। तो राहु की महिमा बहुत बड़ी है। इसे आप यदि समझते जाएंगे तो शायद आपको बाकी के ग्रह इनके आगे फीके लगने लगेंगे। हालांकि कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण गुरु ग्रह होते हैं और नारी एस्ट्रोलॉजी में भी गुरु को ही सर्वथा महत्वपूर्ण माना गया है। माना जाता है कि यदि गुरु अग्नि तत्वीय राशि में अच्छी स्थिति में विराजमान हो तो ऐसा जातक जीवन में तरक्की अवश्य करता है। ऐसे राहु के कई सारे सीक्रेट्स और हैं जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में आपके बारे में बताएंगे। इसी प्रकार से केतु, केतु जहां राहु प्रारंभ है वहीं केतु को अंत बताया गया है, क्योंकि यह जिस भी चीज से जुड़ता है उसे समाप्त करता हुआ चलता है। यही कारण है कि केतु को इतना बुरा समझा जाता है। हालांकि केतु आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठेगा वहां आप निर्जीव वस्तुओं से बात करते हैं। इसी कारण से प्रथम भाव में केतु हो या फिर केतु मंगल और चंद्रमा के साथ अपना संबंध बनाए तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वह खुद से बात करता है। आपने फिल्में तो कई सारी देखी होंगी जिसमें स्प्लिट पर्सनालिटी के बारे में बताया गया था। स्प्लिट पर्सनालिटी वह होती है, विज्ञान के हिसाब से स्प्लिट पर्सनालिटी में जो एक जातक होता है उसके अंदर एक साथ दो शख्सियत या दो से ज्यादा शख्सियत होती हैं, जिसमें वह एक समय पे कुछ और होता है और दूसरे समय पर कुछ और होता है। पुराने जमाने में इसे पागलपन या प्रेत बाधा भी कहा जाता था। कारण क्या बनता है हम आपको बताते हैं। कारण क्या होता है कि केतु जो होता है उसका सर नहीं है, क्योंकि यदि आप सारी धार्मिक कथाएं सुने तो आपको पता चलेगा कि केतु का सर नहीं है, क्योंकि राहु और केतु जब श्री विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र से जब इनकी गर्दन को अलग किया गया था तो राहु जो था वो सर के रूप में अलग हो गया और केतु जो था वह धड़ के रूप में अलग हो गया। चूंकि इन्होंने अमृतत्व धारण कर लिया था इस कारण से इनकी मृत्यु संभव नहीं थी। तो इस स्थिति में राहु अलग रह गए और केतु दोनों उनका सर धड़ से अलग होने के बाद भी वह जीवित रहे। तो इसी स्थिति में राहु जो एक और बुद्धि है, वहीं दूसरी ओर केतु जो है वह भावनाएं हैं, उसके पास अपना खुद का सर नहीं है। तो इसी स्थिति में केतु जो बातें करता है वह बिना सर पैर की बातें करता है या जिनमें लॉजिक नहीं होता। यही कारण होता है कि जिनके लग्न में केतु होता है या फिर द्वितीय भाव में केतु होता है या द्वितीय भाव के साथ केतु संबंध बना रहा होता है, ऐसे लोग अक्सर जब कुछ बोलते हैं तो सामने वाला उनकी बात सुनना तक पसंद नहीं करता, बल्कि उनकी बात को टालकर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह बिना सर पैर की बातें कर रहा है। और लग्न में केतु हो तो ऐसे व्यक्ति स्पिरिट पर्सनालिटी, पागलपन से भी पीड़ित रहते हैं। पुराने जमाने में इसे प्रेत बाधा भी कहा जाता है गया था। क्यों? कारण यह बनता है कि इन्हें ही भूत दिखाई देते हैं। क्योंकि आप यदि देखें तो जिन कहानियों को या किस्सों को आपने सुने होंगे उनमें आपने अक्सर सुना होगा कि केतु मतलब जो भूत होते हैं उनके पैर उल्टे होते हैं। कारण क्या बनता है कि पैर उल्टे उनके होंगे जो कि उल्टा चलता होगा। और आप सभी जानते हैं कि राहु और केतु दोनों ही वक्री स्थिति में चलते हैं। तो यदि केतु का संबंध मून के साथ हो जाए या फिर मंगल के साथ हो जाए और ऐसी स्थिति में यदि मंगल कमजोर स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्तियों को अक्सर भूत या प्रेत दिखाई देते हैं, क्योंकि यह वक्री होते हैं और यह वह होते हैं जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देते हैं किंतु इन्हें दिखाई देते हैं। इसी कारण से पुराने जमाने में इसे प्रेत बाधा कहा जाता था और इसे तंत्र मंत्र के द्वारा उतारने का प्रयास किया जाता था। इसी कारण से दूसरे भाव में यदि केतु हो तो ऐसे लोग अलमारी से बात करते हैं। तीसरे भाव में यदि केतु हो तो लोग फोन से, लैपटॉप से बात करना शुरू कर देते हैं। चौथे भाव में केतु हो तो लोग गाड़ी, कुत्तों या चार पैर वाले जानवरों से बात करना चाहते हैं, बात करना प्रारंभ कर देते हैं। पांचवा भाव हमारी एजुकेशन का होता है तो ऐसे लोग पेन, कॉपी या स्टेशनरी से बातें करना शुरू कर देते हैं। अक्सर ये लोग ग्रुप में स्टडी नहीं कर पाते हैं। नौवे भाव का अगर केतु हो या फिर छठे भाव का केतु हो तो ऐसे लोग अक्सर मूर्तियों से बातें करना शुरू कर देते हैं। नौवे भाव में, क्योंकि नौवा भाव जो होता है वह हमारे ईश्वर का होता है, तो ऐसे लोग अक्सर मूर्तियों से बातें करना प्रारंभ कर देते हैं।
फिर 11वें भाव का अगर केतु हो तो ऐसे इंसान जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सामान से बातें करना शुरू कर देते हैं, बिल्लियों से बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 11वीं जो राशि होती है वह कहीं ना कहीं राहु की बताई गई है, और बिल्लियों को भी जो है वो राहु ही बताया गया है। बहुत सी चीजें हैं जो ये लोग खुद ही करना शुरू कर देते हैं। मतलब कारण यह बनता है क्योंकि केतु जहां होता है वहां पागलपन होता है, क्योंकि उसमें सर नहीं होता, उसमें भावनाएं होती है। शाहरुख खान की तरह वो सिर्फ दिल की सुनता है, बाकी किसी की नहीं सुनता है। तो कारण यही होता है कि वह सिर्फ दिल की सुनता है, तो उसकी बातें जो होती है वो इलॉजिकल होती है, मतलब उसमें का लॉजिक से कहीं कोई लेना देना नहीं होता। तब तो आपकी कुंडली में राहु किस राशि में बैठा हुआ है इसके ऊपर बेहद ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु और केतु दो ग्रह ऐसे हैं जो कि आपकी पूरी कुंडली का बैलेंस बनाने का काम करते हैं। तो अब मान लेते हैं कि राहु किसी जातक की कुंडली के मेष राशि में विराजमान है। आप सभी जानते हैं कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मेष राशि को जो होता है वह सर बताया गया है। तो इस स्थिति में यदि राहु मेष राशि में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को सर में कोई ना कोई प्रॉब्लम अवश्य होगी। अब ये प्रॉब्लम कब होगी, तो यह हम आने वाले वीडियोस में आपको जुपिटर के ट्रांजिट या फिर उसके राउंड जो होते हैं, जो गोचर होता है जुपिटर का, उसके अनुसार उसे कब परेशानी होगी यह स्पष्ट दिखाई देगा। किंतु यदि राहु उसकी लग्न कुंडली में मेष राशि में विराजमान है तो इस स्थिति में उसे सर से संबंधित कोई ना कोई परेशानी अवश्य होगी, या उसका सर अक्सर चीजों से टकराता रहेगा। तो अब इसी तरह से जो राहु जो होंगे, यदि किसी के वृषभ राशि में हो या टॉरस राशि में हो, तो आप सभी जानते हैं कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में टॉरस या जो वृषभ राशि होती है उसे गला बताया गया है। तो ऐसे लोगों के साथ जो समस्या होती है अक्सर इनके टॉन्सिल्स को लेकर समस्या होती है, या फिर इन्हें थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि गला है तो गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आमतौर पर ऐसे लोगों को सर्दी खांसी जैसी भी परेशानियां हो सकती है, जिनके कारण इनका गला जो हो वो चौक हो जाए। अब यदि राहु अच्छी स्थिति में हो तो इनकी आवाज बेहद खूबसूरत होती है, क्योंकि यह गले से संबंधित रखते हैं। तो अब तीसरी राशि मिथुन राशि या फिर जेमिनी। इस राशि को नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो बताया गया है वह कंधे बताया गया है। तो इस स्थिति में ऐसे जातकों को जो समस्या होगी वह अपने कंधों को लेकर हो सकती है। आमतौर पर इस तरह के जो जातक होते हैं उनके कंधों पर कोई निशान भी हो सकता है, जो चोट वगैरह का निशान होता है वह निशान भी हो सकता है। अब यदि राहु कर्क राशि में हो तो इस स्थिति में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में इस कर्क राशि को हमारा जो कहा गया है वह सीना कहा गया है। तो इस स्थिति में यदि स्त्रियों की कुंडली में कर्क राशि में हो तो ऐसी स्त्रियों को जो होता है वो संतान उत्पत्ति के बाद भी इन्हें दूध प्रॉपर नहीं आता है, अर्थात इन्हें जो होती है ड्राइनेस, क्योंकि राहु जो होता है वो शुष्क होता है, शुष्क जहां पर भी बैठता है उसे शुष्कता प्रदान करता है। तो इस स्थिति में इन्हें जो चेस्ट में जो होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती हैं। यह तो जो ब्रेस्ट होता है, और अगर मेल चार्ट हो तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि जो कर्क राशि है उसे जो है हृदय से भी जोड़कर देखा जाता है, तो इन्हें हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही इन्हें लंग्स या फिर जिसे इन्हें फेफड़े कहा जाता है, तो फेफड़ों से संबंधित इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें ड्राई कफ जो हो सकता है, ड्राई कफ हो सकता है, क्योंकि चौथा भाव जो होता है वह आपकी जो जातक की जो छाती होती है उसे चौथा भाव कहा जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में यदि राहु उसमें जाकर विराजमान है तो कहीं ना कहीं ड्राई कफ हो सकता है। तो अगली राशि जो आती है आपकी सिंह राशि या लियो राशि आती है, लियो साइन आता है। तो जब भी राहु इस राशि में होता है तो आप सभी जानते हैं कि इसे जो होता है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में पेट से संबंधित, पेट से जोड़कर देखा जाता है। तो इस स्थिति में क्योंकि राहु जो है वो एक स्मोकी प्लैनेट है, गैसी ग्रह है, जिसे छाया ग्रह भी कहा जाता है। तो इस स्थिति में ऐसे व्यक्ति को जो समस्याएं होती है वो पेट में गैस से संबंधित समस्याएं होती है। तो यहाँ सिंह राशि में बैठा जो राहु होगा वह आपको कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जहां देगा एक और, वहीं दूसरी ओर यह भविष्य में जो देगा वो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, जिसे आप हिंदी में मेरु रज्जु हड्डी भी कहा जाता है, इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, इससे संबंधित समस्याएं भी यह देगा।
और यदि जातक धनु राशि का है तो इस स्थिति में डेफिनेटली देगा ही देगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि धनु राशि का है जातक और उस पर से यदि सिंह राशि का राहु है तो यह निश्चित है कि उसे स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित परेशानियां होंगी, तो उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए अपना। तो जो कन्या राशि होती है, अगली राशि जो होती है कन्या या वर्ग राशि जो होती है, वो हमारे पेट का भीतरी भाग होता है, जिसे भीतरी पेट भी कहा जाता है या जिसे अंग्रेजी में इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। तो हमारे पेट का जो भीतरी भाग होता है यह उसमें समस्याएं देना शुरू कर देता है। अब तुला राशि, यदि राहु तुला राशि में हो तो ऐसी स्थिति में जो मेल और फीमेल दोनों ही हैं, तुला राशि से प्राइवेट पार्ट देखे जाते हैं। तो राहु जो होता है वह कहीं ना कहीं उनके प्राइवेट पार्ट्स में परेशानी देने का काम करता है। यही कारण है कि पुरुषों में जहां एक और वीर्य की कमी हो जाती है, वहीं स्त्रियों में भी इससे लेकर समस्याएं होती हैं। कारण यही बनता है कि इन लोगों के, ऐसे जातकों के यहाँ पर संतान उत्पत्ति में समस्याएं होती हैं। हमने आपको अभी बताया था कि राहु जहां होता है वहां शुष्कता या फिर वहां पर गर्मी प्रदान करता है। यही कारण होता है कि वह जो होता है यानी कि प्राइवेट पार्ट में संबंधित जो नमी रहती है उसे सुखाने का काम करता है, जिस कारण से जातक को संतान को लेकर समस्याएं होती है या संतान उत्पत्ति में समस्याएं भोगनी पड़ती हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि जो होती है वह महिलाओं में गर्भाशय बताया गया है, जबकि पुरुषों में वह लिंग के नीचे वाला हिस्सा बताया गया है। तो इस स्थिति में यदि राहु यहाँ पर हो तो ऐसी महिलाओं को गर्भाशय निकलाना पड़ता है या फिर आमतौर पर इनकी संतान जो होती है वह कहीं ना कहीं परेशानी से, बहुत ज्यादा परेशानी से होती है, जिसके कारण से संतान उत्पत्ति के उपरांत इन्हें गर्भाशय को निकालना होता है। वहीं पुरुषों में इनके जो लिंग के नीचे वाला हिस्सा है वह कहीं ना कहीं बुरी तरह प्रभावित होता है और उससे संबंधित समस्याएं इन्हें प्रारंभ हो जाती हैं। अब यदि राहु धनु राशि का हो तो ऐसी स्थिति में जातक को जो रहेंगी वह थाइज या फिर जिसे हिंदी में जांघें भी कहा जाता है, क्योंकि काल पुरुष के अंगों में नवम भाव को जांघों से देखा जाता है। तो जो जातक को परेशानी होगी वह अपनी थाइज से संबंधित परेशानियां भुगतनी होंगी। वहीं दूसरी ओर में जब गोचर में राहु नवम भाव में या धनु राशि में जाता है तो इस स्थिति में इंसान ऊंचे जो ऊंचाई पर मंदिर होते हैं उन मंदिरों में जाना पसंद करता है। यह स्कूल में भी सबसे पीछे या किसी ऊंची बेंच पर बैठना पसंद करता है, क्योंकि राहु को ऊंची राहें विशेष पसंद है। मकर राशि या कैप्रिकॉर्न, जब भी राहु जो होता है वो मकर राशि में होता है तो ऐसे व्यक्तियों को जो होती है वह, क्योंकि मकर राशि घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मकर राशि जो होती है वह काल पुरुष के अंगों में घुटनों में बताई गई है। तो इस स्थिति में यदि ऐसे लोगों के आप जो रिपोर्ट्स देखें या फिर आप डॉक्टरों से इस बात को समझें कि इन्हें परेशानी क्यों हुई है, तो आपको पता चलेगा कि इनके घुटनों के बीच में जो घुटने होते हैं उनमें एक फ्लूइड होता है, एक तरह का तत्व, तरल पदार्थ होता है जो कि हमारे घुटनों को मूवमेंट करने में मदद करता है। मतलब दोनों हड्डियां जो होती हैं उन हड्डियों को इस तरह से, ताकि वह आपस में जिन टिश्यूज के साथ वह जुड़ी हुई हैं वह आसानी से मूवमेंट करती रहें। जैसे कि आपकी गाड़ी में जो होता है ऑयल होता है, इसी तरह से हमारे घुटनों के जो जोड़े होते हैं उसमें भी एक तरह का ऑयल होता है या फ्लूइड होता है। तो वो फ्लूइड की कमी हो जाने के कारण उनकी घुटनों में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि हड्डियां टकराने लगती हैं। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि राहु जहां पर भी बैठता है वहां शुष्कता लेकर आता है। तो इस स्थिति में इन लोगों को यही समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं। और जिन लोगों के मकर राशि का राहु है उन्हें कहीं ना कहीं घुटनों से संबंधित परेशानियां अवश्य होती हैं। कुंभ राशि, काल पुरुष के अंगों में कुंभ राशि जो होती है वह हमारी मांसपेशियों को दर्शाती है। तो ऐसे लोग जिन लोगों की कुंडली में
कुंभ राशि में राहु विराजमान है, उन्हें कहीं ना कहीं मांसपेशियों से संबंधित परेशानियां चलती रहती हैं। उनके जीवन में मांसपेशियों से संबंधित परेशानी होती है। वहीं उनके जो दोस्त होते हैं, क्योंकि आपके 11वें भाव जो होता है वह आपका दोस्त भी बताता है, तो यहाँ कुंभ राशि जो होती है वह आपके इनकम का सोर्स भी बताती हैं, आपके दोस्त भी बताती। तो आपके दोस्तों में भी जो कुछ लोग होते हैं वह जो होते हैं आपकी जाति से बाहर के होते हैं, अर्थात ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आपकी जाति के नहीं होते हैं, दूसरी जाति के होते हैं, क्योंकि राहु जो होता है वो अदर कास्ट भी कहा जा गया है। और वही आपके इनकम का सोर्स भी होते हैं, वही आपको पैसा कमाने में मदद भी करते हैं। तो अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वह कुंडली की लास्ट या अंतिम राशि कही जाती है। यह राशि होती है मीन राशि। कालपुरुष के अंगों में इसे पैरों से जोड़कर देखा जाता है, अर्थात आपके पैर के जो पंजे होते हैं वह कहीं ना कहीं इन्हीं से जोड़कर देखे जाते हैं। तो यह गुरु की राशि है, और गुरु की राशि में राहु सदैव बुरा फल देते हैं, यह निश्चित है। फिर भले ही राहु कितनी अच्छी स्थिति में बैठे हों, किंतु गुरु की राशियों में राहु कभी अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि हम यदि बृहत् पराशर की माने तो वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि राहु जब भी गुरु की किसी राशि में होते हैं तो जातक पर एक बार परेशानी अवश्य आती है, कोई ना कोई बड़ी विपदा अवश्य आती है। जब भी गुरु इनके त्रिकोण से गोचर करें या इन पर से गोचर करें तो जातक पर कोई विपदा जरूर आती है, फिर वह चाहे किसी की मृत्यु हो, भूखमरी हो, बीमारी हो, डिवोर्स हो या कुछ भी हो। क्योंकि यही कारण है कि यदि कुंडली में एक से अधिक, मतलब जो परिवार के सभी लोगों, यानी कि परिवार के ज्यादातर लोगों की कुंडली में यदि गुरु जो है, गुरु की राशि में यदि राहु आ रहे हैं तो इस स्थिति में विपदा आती है, आमतौर पर यही देखा गया है। फिर यदि राहु गुरु की इस राशि में विराजमान है तो इसे पैरों के पंजे से जोड़कर देखा गया है। तो ऐसे लोगों के साथ एक समस्या अवश्य होती है कि इनके जो पैरों के पंजे हैं उस पर से गाड़ी चढ़कर अवश्य निकल जाती, मतलब इनका पैर कहीं ना कहीं गाड़ी के नीचे अवश्य आता है। फिर भले ही वह कोई कार हो, कोई ट्रक हो, कोई बैलगाड़ी हो या इवन कोई साइकिल हो या मोटर बाइक ही क्यों ना हो, पर इनका पैर कहीं ना कहीं गाड़ी के नीचे अवश्य आएगा, यह निश्चित होता है। इसी कारण से इन्हें अपने पैरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अभी तक हमने आपको जो बताया वह राहु के बारे में बताया, चूंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और यदि हम केतु के बारे में भी विस्तार में बताने लगे तो आपको थोड़ा सा ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि इस वीडियो को पूरा देख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम इसका एक पार्ट और बनाएंगे और आने वाले पार्ट्स में हम आपको बताएंगे गुरु के बारे में कि गुरु के जो राउंड होते हैं वह किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। गुरु का प्रथम राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड जो होता है वह हमारे जीवन पर किस तरह प्रभाव डालता है। साथ ही हम आने वाली वीडियोस में आपको यह भी बताएंगे कि राशि के तत्व क्या होते हैं और किस तरह से ये कार्य करते हैं। इन तत्वों का हमारी कुंडली में क्या असर पड़ता है। यदि कोई तत्व, कोई ग्रह किसी दूसरे तत्व के में चला जाता है तो इस स्थिति में हमें उसका क्या लाभ मिलता है, हमें उससे क्या हानियां होती है, यह हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।